नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। यह साजिश का जो टारगेट पॉइंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह से बातें लिखी जा रही है ताकि ऐसा लगे कि एक साजिश जो है ये भारत के लिए नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, एक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ की जा रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। उस सच्चाई पे बाद में चर्चा करेंगे। पहले यह समझ लें कि आखिरकार ये साजिश कैसे की जा रही है और उस साजिश का जो सूत्रधार है वो कौन है, किसके इशारों पर ऐसा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं आज एक ऐसे खुलासे के साथ जिसमें कई देश और कई संस्थाएं बेनकाब होने वाली है। और वो है, आज एक बड़ी खबर आई है और वो है इकोनॉमिस्ट का। द इकोनॉमिस्ट एक वीकली मैगजीन है और इसका संचालन जो होता है वो ब्रिटेन से होता है। ब्रिटिश मैगजीन ने आज फिर से एक बवाल खड़ा कर दिया है और वो भारत के खिलाफ है। ये जो बार बार बातें की जाती है और फोटो जो दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखा जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। और उस साजिश में अमेरिका, यूरोप के कई देश के वामपंथी संस्थाएं, वामपंथी पत्रकार शामिल हैं जो किसी न किसी तरह से भारत को कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब द इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। उसने भारत को असहिष्णु भारत लिखा है और कवर पेज पे ये टाइटल के साथ, इनटॉलरेंट इंडिया के नाम से टाइटल के साथ, और ये बताता है कि भारत में जो चल रहा है, अभी भारत की स्थितियां ऐसी हो गई है कि यहां पर एक विशेष वर्ग यानी कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय हैं वो डरे हुए हैं। मुसलमानों के बीच एक डर पैदा हो गया है और वो अब हिंदुस्तान का जो संस्कृति है, जो पुरानी संस्कृति है और जो संविधान के अंतर्गत ये एक सद्भावना की संस्कृति बनाई गई थी, उसका नाश हो रहा है। अब यहां पर सहिष्णुता नहीं रही, असहिष्णुता बढ़ रही है और भारत की स्थिति एक ऐसे देश की तरह हो रही है जहां पर एक तरह से उनके कहने का मतलब यही है कि ये एक गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है, जहां पर अल्पसंख्यक जो 20 करोड़ के करीब अल्पसंख्यक हैं वो डर के जीवन जी रहे हैं। 20 करोड़ अल्पसंख्यक की बात करते हुए इकोनॉमिस्ट को यह सोचना चाहिए कि 20 करोड़ में यूरोप के आधे देश आ जाते हैं। यूरोप के बहुत सारे, मतलब यूरोप के किसी देश की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास नहीं है। यहां तक कि अमेरिका भी 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। और यहां जिस भारत में 20 करोड़ लोग रहते हैं, वो 20 करोड़ लोग जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, वो डरे हुए हैं। और डरे हुए किस बात से हैं? क्योंकि यहां पर एक ऐसा कानून लाया गया है, यहां पर एक ऐसी सरकार है जिनके कारण उन लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है। यह कानून कौन सा आया है? तो यह कानून है नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून की चर्चा करते हुए द इकोनॉमिस्ट लिखता है कि यह कानून ऐसी स्थिति में आया है जिससे कि यहां के अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर डर पैदा हो गया। उन्हें लगने लगा है कि सरकार हमारे खिलाफ एक साजिश कर रही है, षड्यंत्र कर रही है। और अगर ये बात करते हैं नागरिकता संशोधन कानून की, तो हिंदुस्तान में, भारत में ये जो विरोधी दल के नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, वो तो इसके खिलाफ लगातार अफवाह उड़ा ही रहे हैं, प्रचार कर ही रहे हैं। ये दुष्प्रचार में इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो सीएए आया है, नागरिकता संशोधन कानून है, वो किसी न किसी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। जबकि इनके पास कोई एक आधार नहीं होता है, कोई भी एक आधार नहीं है ये बता सके कि नागरिकता संशोधन कानून से किस तरह मुसलमानों के अधिकारों का हनन होता है। अगर ये कानून किसी को नागरिकता देने के लिए है तो यह कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए कैसे आ सकती है? जब बार बार सरकार के स्पष्टीकरण, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद भी ये जो यहां के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा उसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए जो इनके इशारों पे चल रहे हैं। उसकी परिणाम की चिंता सरकार के साथ साथ इन लोगों को भी करनी चाहिए।
लेकिन ये एक अलग बात है कि हिंदुस्तान, यहां के भारत के जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो कोरा राजनीति कर रहे हैं। इनके पीछे तो इनका एक मकसद है कि ये राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक मुद्दा इन्होंने सीएए को बना दिया है। जैसा कि शशि थरूर ने भी कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा दोनों पार्टियों के लिए है, तो दोनों पार्टियां राजनीति कर रही है। जैसा अब मान ले कि अगर भाजपा ने भी इसे राजनीतिक एजेंडा बनाया तो कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के लोग भी इसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं। लेकिन अगर इन अफवाहों के आधार पर ब्रिटेन की एक मैगजीन ये बात लिखती है कि नागरिकता संशोधन कानून से भारत में असहिष्णुता का माहौल पैदा हो गया है, जबकि उसे यह सोचना चाहिए कि नागरिकता कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों मिले हुए हैं। यह एक राजनीतिक विरोध होने के कारण इसमें मुसलमानों की भूमिका अगर है तो हिंदू भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, और राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ मुस्लिम नहीं हैं। अगर कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो कांग्रेस के सारे नेता मुसलमान नहीं हैं। अगर ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं तो तृणमूल कांग्रेस के नेता मुसलमान नहीं हैं, और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के सारे कार्यकर्ता मुसलमान नहीं हैं। अगर ये पार्टियां आंदोलन कर रही है इस समस्या का समाधान के लिए, अगर ये नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो यह सिर्फ एक मुसलमानों का प्रदर्शन नहीं है। जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने बताने की कोशिश की है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून आया है इसके कारण भारत की सहिष्णुता बिल्कुल खतरे में पड़ गई है, और यहां के 20 करोड़ मुसलमान हैं जो डरे हुए हैं। अब यह बात सिर्फ द इकोनॉमिस्ट की नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब टाइम्स मैगजीन ने भी कवर पेज पर नरेंद्र मोदी का फोटो लगाया था और उसमें यह खबर आई थी भारत के लिए, और उनको इंडिया डिवाइडर इन चीफ बताया गया था, यानी कि भारत को बांटने की कोशिश करने वाले नेता। और टाइम्स मैगजीन पर जो वो रिपोर्ट आई थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो ये साबित कर सके कि भारत में दो समुदाय यानी हिंदू मुसलमान के बीच खाई बहुत गहरी हो गई है। बस वही सारी चीजें उसमें भी दी गई थी, जैसा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में कई तथाकथित बुद्धिजीवी और वामपंथी लोग इनके खिलाफ जो बातें करते रहते हैं, और जो अवार्ड वापसी करने का मुद्दा उठाया, यहां पर असहिष्णुता की बात की गई, और वही सारे मुद्दों को उसने डिस्कस किया, और उसके बाद टाइम्स मैगजीन के एक कवर पेज पे आया। और टाइम्स मैगजीन पर ये जो आर्टिकल लिखे गए थे वो उसके लिखने वाले थे अतीश तासीर साहब। अतीश तासीर जो है वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन पॉलिटिशियन सलमान तासीर के बेटे हैं। हालांकि उनका भारत से भी संबंध है, और भारत के एक पत्रकार हैं तवलीन सीन, उनके भी बेटे हैं वो। इन दोनों के संबंधों के आधार पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका जो पूरी जो परवरिश हुई है उसके आधार पर वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के तरफ उनका झुकाव, यानी कि पिता के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है। कहीं न कहीं उनके जहन में पाकिस्तान दिखाई पड़ता है, और इसके कारण वो कहीं न कहीं से उससे संचालित हुए और वही चीज़ों को कंपाइल करके लिख लिए, जहां जिन चीज़ों को यहाँ पर पिछले 5-6 सालों से उठाया जा रहा था, और अवार्ड वापसी से लेकर भारत की असहिष्णुता तक की बात करने वाले यहाँ के वामपंथी और तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी लोग जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए किसी और मुद्दे के बदले इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे थे, वही चीज वो वहां पर भी लागू किए। जबकि उसी मैगजीन के अंदर एक और आर्टिकल था, मोदी द रिफॉर्मर। ये आर्टिकल भी लिखा गया था, और इस आर्टिकल में भी मोदी को एक रिफॉर्मर के तौर पर बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि मोदी के आने के बाद भारत में क्या क्या सुधार हुए और कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिसके कारण भारत की स्थिति मजबूत हुई है, सुधरी है। और इन रिफॉर्म्स में से जैसे शौचालय की बात होती है, टॉयलेट की बात हो रही थी, और उसके बाद जो भारत के सरकार ने उज्ज्वला स्कीम से लेके महिलाओं को और उसके बाद युवाओं को के विकास के लिए जो काम किए हैं उनको आधार बताया गया था। कई स्कीम को जोड़ा गया था इसमें, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे स्कीम है जिसके कारण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को
काफी फायदा मिला, मिडिल मैन की भूमिका खत्म हो गई। ऐसे कई मामले थे, ऐसे कई बातें थी जिसके आधार पर मोदी को रिफॉर्मर बताया गया था। लेकिन कवर पेज पे जो स्टोरी छपी, चर्चा उसी की हुई और कवर पेज पे वह स्टोरी एक साजिश के तहत ही छापी गई थी। इसके अलावा आप अगर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे अमेरिकी अखबारों को देखें तो अलग अलग मुद्दे पे इन लोगों ने जिस तरह का स्टैंड लिया है वो इसी ओर इशारा करता है। आप कश्मीर के मुद्दे पे देखें, जब कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, या पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक और फिर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कठोर कदम उठाए गए थे, उस समय भी इन लोगों की स्थिति को देखिए। यहां पर जो छापे जा रहे थे आर्टिकल, जो बताया जा रहा था लोगों को, उन चीजों पर अगर ध्यान देते हैं तो यह समझ में आ जाएगा कि उस समय भी इन लोगों ने कश्मीर में वो मुद्दा नहीं उठाया। कश्मीर में मुद्दा उठाया कि वहां के मुसलमानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यहां तक यह बताया गया कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, यहां तक कि यहां लोकतंत्र खतरे में की बात बताई जाती है। और ऐसे ही रिपोर्ट छापे जाते हैं जो भारत के खिलाफ जाए। और बीबीसी जैसे संगठन, बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने भी कश्मीर के मुद्दे पर ऐसा ही स्टैंड लिया था और जिसके लिए बाद में उनकी किरकिरी भी हुई थी। कई ऐसे आरोप लगे थे उन पर और कई लोगों ने यह बताया था कि बीबीसी का स्टैंड भारत के खिलाफ है। तो ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश चल रही है, ये वामपंथी मीडिया की साजिश जो चल रही है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी एक आधार हैं। नरेंद्र मोदी को एक बनाया जा रहा है हथियार, कि नरेंद्र मोदी को हथियार बनाकर भारत के खिलाफ यह साजिश की जा रही है। और यह साजिश क्यों की जा रही है? क्योंकि भारत अब मजबूती से बढ़ रहा है, उभर रहा है। अगर पिछले 6 साल, 5-6 साल की स्थिति भारत की देखें तो आपको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक मजबूत छवि दिखाई पड़ेगी। हाल में हुए ईरान और यूएस के बीच के टेंशन में भी भारत की बड़ी भूमिका रही थी और उस समय भी ईरान के विदेश मंत्री भारत आए। ईरान ने भारत से मीडिएशन की अपील की और भारत के ऊपर पूरा भरोसा करा। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई और इसमें पाकिस्तान जैसे देशों की कोई भूमिका रही ही नहीं और उसको पीछे छोड़ दिया गया। तो अरब क्षेत्र में और उन क्षेत्रों में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत यह मानी जा रही थी। इसके अलावा अगर दूसरे मुद्दे पर भी देखें, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की जो मोदी सरकार की नीतियां हैं, उससे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश काफी नाराज हैं। उनको लगता है कि भारत में ऐसा ही नेतृत्व हो जो बिल्कुल लचर हो, जिनको हम अपने अनुसार चला सके, जिनकी नीतियों को हम यहां से बैठे बैठे किसी न किसी तरह से संचालित करते रहें। और यह काम अभी नहीं हो रहा है। चाहे अमेरिका और ईरान की बात करें या फिर अमेरिका ने भारत के ऊपर जितने दबाव बनाए उसका हर बार भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब हों या फिर ब्रिटेन की ही बात देखें, यह कश्मीर विवाद पर ब्रिटेन ने कई जो संगठन थे वो भारत के खिलाफ जाकर बयान दे रहे थे, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही थी जिसने कठोरता से इन देशों को जवाब दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया। अब इस बात से बहुत डर है इन लोगों को और इन लोगों को इस डर के कारण ही ये किसी न किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की छवि को खराब करना चाहते हैं। और उस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में भारत के विपक्षी दल के भी कुछ पार्टियां शामिल है, कुछ नेता शामिल हैं और वो इनको आधार बनाकर, ब्रिटेन और अमेरिका के किसी अखबार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या लिखा है उसको आधार बनाकर भारत में ये प्रचार करते हैं कि भारत सही में 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, भारत में असहिष्णुता जैसी स्थिति आ गई है और ये जो सरकार है किसी न किसी तरह से भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो रही है। तो ये जो उस साजिश का ये भी हिस्सा है या इस साजिश का वो हिस्सा है, ये दोनों मिले हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश करने वाले लोग भी भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूती को रोकने का एक यही साधन है कि उनको एक ऐसे नेता की तरह उभारा जाए ताकि भारत का जो मुस्लिम देशों के साथ संपर्क बढ़ रहा है, जो
यूएई के साथ संपर्क बढ़ रहा है, जो सऊदी अरब भारत को मजबूती से भारत के साथ खड़ा है, जो ईरान भारत के साथ मजबूती से खड़ा है, और इन देशों के साथ जो हमारा संबंध बेहतर हो रहा है, उस संबंध में दरार उत्पन्न हो जाए और भारत और अरब देश के साथ संबंध कमजोर होने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि तेल का आयात हम उन्हीं क्षेत्रों से करते हैं। तो ये पूरी स्थितियां जो है, वो पूरा जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, ये भारत के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत के लोकतंत्र को, भारत की सहिष्णुता को खतरा पहुंचाया है। और यह साजिश उसी लिए की जा रही है क्योंकि भारत तेजी से उभर रहा है, मजबूत हो रहा है, और इस मजबूती को रोकने के लिए इनके पास और कोई साधन नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।